देवेंद्र सिंह। आज की जो ज़बरदस्त वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ये मैं बता दूँ कि ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक 6 नंबर का क्वेश्चन तो आना ही आना है, 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आना ही आना है। अब बताओ कितना इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना। और भी छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क को, तो ठीक है। तो बेसिकली ये चैप्टर आपको बहुत ज़बरदस्त समझ आने वाला है। आज की जो पहली वीडियो है इसकी आपको बहुत ध्यान से देखनी है, एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है। बस आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और एक एक चीज़ पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको क्लियर होगा चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। कंपनी की बात करते हैं सबसे पहले, जैसे टॉपिक आता भी है कंपनी के बारे में ना, तो पहले उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक नहीं समझ में आया तो फिर हम आगे की बातें करते रहे कि बेफालतू में कोई फायदा नहीं है। पहले बेसिक बताना चाहिए। बेसिकली देखो, कंपनी की बात करें तो कंपनी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि लॉ के अंदर रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। तो कंपनी एक सबसे पहले एक लॉ के अंदर रजिस्टर्ड होती है और एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। अभी आपने जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ी होगी पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप वो भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि वहाँ पर वो भी एक तरह का बिजनेस है, लेकिन वो वहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा बंदे आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं। उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो है कि पार्टनरशिप और पार्टनर दोनों अलग अलग नहीं होते। देखो ध्यान समझो, कंपनी सबसे पहले आप समझो कि ये एक रजिस्टर्ड, ठीक है, रजिस्टर्ड होती है लॉ के अंदर। रजिस्टर्ड होने की वजह से क्या होता है कि अगर कोई ओनर है और इधर कंपनी है, ये ओनर और कंपनी दोनों अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या बोलते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी कि कंपनी के एसेट्स, कंपनी की लायबिलिटी, कंपनी का कोई भी चीज़ अलग हो जाएगी। ओनर की एसेट, ओनर की लायबिलिटी सब अलग हो जाएगी, कैपिटल सब अलग। तो कंपनी पे हम ओनर केस भी कर सकते हैं अब, तो कंपनी ओनर पे भी केस कर सकती है। कंपनी अलग होगी, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन बन गई और सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, मतलब लॉ की नज़र में उसकी अलग एंटिटी होगी। बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं था। पार्टनरशिप में क्या था कि पार्टनर और पार्टनरशिप एक ही है। अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई नुकसान हुआ, कोई उधार पे करना पड़ गया और पार्टनरशिप फर्म के एसेट नहीं है, तो पार्टनर को अपने घर के खर्चे, घर के एसेट बेच के पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म लॉ की नज़र में एक है। लेकिन यहाँ पर मान लो कंपनी के ऊपर एक डेट आ गया, मान लो 2 करोड़ का, ठीक है, और कंपनी पैसा देने के लिए नहीं है, तो क्या ओनर अपने 2 करोड़ रुपये के एसेट बेच के पैसा पूरा करेगा कंपनी का? नहीं, क्योंकि कंपनी अलग हो चुकी है, कंपनी एक अलग पर्सन बन गई है। और वो पर्सन कौन सा हो गया? कौन सा पर्सन है वो? आर्टिफिशियल पर्सन बन गई है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन बन चुकी है, मतलब उसकी कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, छू नहीं सकते उसे, लेकिन आर्टिफिशियल है। जैसे पर्सन के पास राइट्स होते हैं, उसके पास राइट्स है। तो पर्सन के पास जो कंपनी की राइट है, कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, केस फाइल कर सकती है। कंपनी मतलब कंपनी एक पर्सन बना दिया मैंने, तो इसलिए कंपनी एक पर्सन बन चुकी है, ओनर एक अलग हो चुका है। तो कंपनी के जो लायबिलिटी है वो ओनर की नहीं मानी जाएगी। ओनर की जो लायबिलिटी है वो एक लिमिटेड रहेगी। ये बात समझ में आ गई? पहले बेसिक चीज़ है ये, पहले तो बेसिक कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ के अंदर रजिस्टर्ड होती है, और कंपनी को जो रेगुलेट करता है वो एक्ट है, उसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। जो कंपनी के रूल्स रेगुलेशन बनाता है वो कंपनीज एक्ट 2013 है। ये सारे कंपनी के रूल्स रेगुलेशन बनाता है और कंपनी जो चलती है वो इस रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, ये हमें समझ में आ रहा है। ओनर अलग हो जाता है, कंपनी अलग हो जाती है। अगर कंपनी को पैसा चाहिए, जब भी कंपनी फॉर्म होती है, ध्यान से मेरे को समझना, जब भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही उसको बताना होता है कि वो मैक्सिमम कितनी कैपिटल इशू कर सकती है। मैंने क्या बताया आपको, कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है।
ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कंपनी को लॉ के अंडर, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है उसको। वैसे हम क्या बोलते हैं, जब इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं उसको, इनकॉर्पोरेशन। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है, कई सारा प्रोसेस है उसका रजिस्ट्रेशन का, वो होता है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कंपनी को बताना होता है कि भाई मैं मैक्सिमम कितनी कैपिटल इशू कर सकती हूँ, क्योंकि कंपनी, मैंने क्या बताया, एक आर्टिफिशियल पर्सन बन चुकी होती है। अब वो खुद पे उसके पास पैसा नहीं है, वो पैसा कहाँ से लाएगी, बाहर से, वो पैसा बाहर से मंगाएगी। तो कंपनी क्या करती है, बाहर से पैसा कितना मंगा सकती है वो पहले बताना पड़ता है कंपनी को। जब आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो कंपनी फॉर्म करते वक्त आपको बताना होगा कि मैं बाहर से कितना कैपिटल मंगा सकता हूँ, ये पहले ही बताना होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल, जी हाँ, ऑथराइज कैपिटल मतलब ऐसी कैपिटल, ऑथराइज यानी कि नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं इसे, नॉमिनल बोल दो, ऑथराइज बोल दो, ठीक है, कि लॉ के अंडर पहले ही आपने फिक्स कर दिया कि मैक्सिमम मैं मान लो 1 करोड़ लोगों से मंगा सकता हूँ, या 2 करोड़ मैक्सिमम मेरी मैं लोगों से कैपिटल अंदर कंपनी में मंगा सकता हूँ, ये पहले ही बताना पड़ता है। और कैपिटल कैसे मंगाते हैं कंपनी, उसको भी समझ लो। कंपनी को मान लो 1 करोड़ पे अब चाहिए, ऑथराइज कैपिटल है 1 करोड़ मान लेते हैं, लेकिन क्या 1 करोड़ पे एक बंदे से देगी क्या कंपनी? नहीं, कंपनी क्या करती है, इस कैपिटल जो उसको चाहिए होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देती है। जैसे उसने कहा कि मैं 1 करोड़ को उसने डिवाइड कर दिया, मान लो 10 लाख टुकड़ों में। कितने टुकड़ों में? 10 लाख टुकड़ों में, 10 लाख पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 1 करोड़ को, और एक टुकड़े की वैल्यू रख दी 10 रुपये। 10 लाख टुकड़ों में डिवाइड कर दिया और एक टुकड़े की वैल्यू रख दी 10 रुपये, कि अगर अब हमें कंपनी में कोई इन्वेस्ट करना है तो मैं अगर कंपनी का सिर्फ एक टुकड़ा भी खरीदूंगा तो भी मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, 10 रुपये देने मुझे सिर्फ। ऐसे करते करते कंपनी कितने सारे लोगों से पैसा ले लेगी, बहुत सारे लोगों से। लेकिन अगर कंपनी सीधा 1 करोड़ पे इशू करे तो एक ही बंदा इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर कंपनी 10,000 टुकड़े इशू कर देगी और एक टुकड़े को 10 रुपये रख दी तो बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करेंगे, और इसी टुकड़ों को बोलते हैं शेयर्स। शेयर्स यानी कि हिस्सा, कंपनी का हिस्सा, कैपिटल का हिस्सा, उसको बोलते हैं शेयर। 10 लाख शेयर यानी कि 10 लाख आपने कैपिटल के हिस्से कर दिए और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये रख दी, एक हिस्से की वैल्यू 10 रुपये। तो अगर आपने कंपनी में हिस्सेदारी लेनी है तो आपको सिर्फ 10 रुपये देने हैं, तो एक शेयर आप खरीद लोगे, एक हिस्सेदार बन जाओगे एक का। ऐसे आप कंपनी में अगर आपने खरीद लिया 1 लाख शेयर तो आप 1 लाख हिस्सेदारी बन गई आपकी 1 लाख शेयर की, तो इसको बोलते हैं शेयर। तो कंपनी जब भी अपने कैपिटल इशू करती है, ऑथराइज कैपिटल भी बताती है ना, तो वो शेयर की फॉर्म में बताती है कि कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है, कंपनी कितने अपने हिस्से बांट सकती है लोगों को, ये होता है। तो अगर आपने कंपनी का मान लो हिस्सेदार बनना है, ये और जो हिस्सेदार होता है कंपनी का वही मालिक होता है। अगर मैं कंपनी पैसा लगा रहा हूँ, तो मालिक हो, कंपनी तो हमने फॉर्म कर दी, पैसा कहाँ से आएगा? बाहर से, और जो पैसा लगाया वही मालिक होता है। और जो मालिक होता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। जो शेयर खरीदेगा उसे क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। तो जो कंपनी में पैसा लगाता है वो असल में मालिक होता है, शेयर होल्डर होता है। समझिए बात को। तो शेयर होल्डर, और ये जो शेयर होते हैं ना, ये भी 2 तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। एक्चुअल में देखा जाए तो इक्विटी शेयर जो होते हैं वो रियल ओनर होते हैं कंपनी के। इक्विटी, सबसे पहले जो कंपनी फॉर्म होती है ना वो इक्विटी शेयर ही इशू करती है। यही होता है जो कंपनी को इक्विटी शेयर जो खरीदते हैं ना, वो कंपनी का मालिक असल में बनता है, वो ये ओनर शेयर बोलते हैं। कंपनी में जब उसका इक्विटी शेयर मिलेगा तो वो बंदा कंपनी की मीटिंग में बैठ सकता है, अपना वोट डाल सकता है, कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसका हिस्सा भी मिलेगा उसको, इसके इक्विटी शेयर बोलते हैं। प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है प्रेफरेंस उसको पहले मिलती है इक्विटी से, कि मान लो कंपनी में जब कोई भी प्रॉफिट का बटेगा लास्ट में, एंड में साल की, तो सबसे पहले इसको मिलेगा, इसको नहीं, इसको सबसे लास्ट में मिलेगा, इसको फिक्स मिलेगा एक तो प्रॉफिट का शेयर, उसको बोलते हैं डिविडेंड। पता होना चाहिए आपको बात।
जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है, ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं। जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, जो लास्ट में बढ़ता है। इसको फिक्स मिलता है, इसको प्रेफरेंस पहले मिलती है, इसको नहीं मिलती, बस ये फ़र्क होता है, ठीक है। मेन और भी फ़र्क होते हैं, लेकिन मेन ये फ़र्क होता है। समझ आ रही बात? तो इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के रियल ओनर होते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी जब फॉर्म होती है तो उसी टाइम कंपनी को ही बताना होता है, और ये शेयर की फॉर्म में बताना होता है, शेयर की फॉर्म में, ठीक है, ऑथराइज कैपिटल। जब ये कंपनी लोगों को कह दी, अब ये लोगों को इशू करेगी। कंपनी ने कहा कि मैं 1 करोड़ का मैक्सिमम लोगों से शेयर मंगा सकती हूँ, ठीक है, शेयर इशू कर सकती हूँ। लेकिन जितने इशू करे, मान लो कंपनी ने करे 5 लाख शेयर इशू, कंपनी कितने करे, 5 लाख शेयर इशू कर दिए मार्केट में। कंपनी को मैक्सिमम इजाज़त थी ऑथराइज, कंपनी को मैक्सिमम इजाज़त थी कि वो कंपनी सिर्फ 1 करोड़ कर सकती है। कंपनी ने करे 5 लाख, तो जितने इशू करे उसको बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल या इशूड कैपिटल। क्या बोलते हैं? इशूड शेयर कैपिटल। तो जितने ऑथराइज में से जितने कंपनी ने इशू कर दिए वो इशूड शेयर कैपिटल बन गई। उसके बाद क्या होता है, कंपनी ने 5 लाख के शेयर इशू करे लोगों को। इशू का मतलब होता है कंपनी ने अपने शेयर ऑफर करे लोगों को कि आओ मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, मैं 5 लाख के शेयर आपको इशू कर रही हूँ, मैं आपको दे रही हूँ, आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये। अब कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है, कुछ लोग ज़्यादा कर देते हैं, है ना। मान लो 5 लाख के आपने शेयर इशू करे, कुछ लोगों ने बहुत कम खरीदे, कुछ लोगों ने सिर्फ 4 लाख ही खरीदे। कई बार क्या होता है, आपने इशू करे 5 लाख, आपके पास एप्लीकेशन आ गई 10 लाख लोगों की। कई बार ऐसा होता है, मतलब ऐसा होता है जैसे गवर्नमेंट जॉब निकली, 4000 वैकेंसी है, लेकिन भर लोगों ने अप्लाई कर दिया 10 लाख लोगों ने। ऐसे ही कंपनी के साथ भी होता है। इशू तो कर दिए 5 लाख, बट जो भी कंपनी में लोग 5 लाख ही अप्लाई करेंगे। इशू कर दिए 5 लाख, लेकिन अप्लाई करने वाले कई बार ज़्यादा होते हैं। तो ये जो इशू कर दिए, तो यहाँ पर कई बार लोग ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं। और जब अप्लाई कर देते हैं, या फिर उसको कहते हैं जब अप्लाई कर देते हैं या शेयर खरीद देते हैं। खरीदना, देखो, खरीदने का मतलब अलग होता है और शेयर होल्डर बनना अलग होता है। या आप अप्लाई कह दो, या लोगों ने उसको पैसा दे दिया, उसके रिलेटेड शेयर को जब इशू करा तो उससे रिलेटेड पैसा दे दिया। क्योंकि जब इशू करते हैं, अप्लाई करने में फ़ीस होती है भाई, फ्री में अप्लाई कर दोगे शेयर कंपनी में। शेयर 5 लाख के शेयर इशू करे, अब आपको कंपनी में अप्लाई करना है, खरीदना चाहते हो आप, तो अप्लाई करने में फ़ीस लगती है। उसको बोलते हैं, जब आप अप्लाई कर लेते हैं उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन लेना, खरीदना, ठीक है। खरीदने के बाद, खरीदना का मतलब हो गया कि आपने शेयर इशू करे 5 लाख क्या उन्होंने, आपने सीधा कंपनी के शेयर खरीदने के लिए अप्लाई कर दिया, उसको सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। तो कई बार ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर, ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकते हैं। 5 लाख की जगह मान लो 6 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कंपनी का कोई नाम ज़्यादा नहीं है, तो लोग कम भी अप्लाई कर सकते हैं। उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। मान लो सिर्फ 2 लाख लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ये कंपनी का चलता रहता है हमेशा, है ना। समझ आ रही बात कि कंपनी पहले ऑथराइज कैपिटल लिख देती है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कि मैं इतने इशू करती हूँ, फिर कंपनी इशू करती है। इशू के बाद कुछ लोग ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं, कुछ लोग कम कर देते हैं। अब ध्यान से वरना कंपनीज एक्ट में ये कह रखा है कि कंपनी को अगर मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन मिल गया, 90% सब्सक्रिप्शन वाला कहता है लोगों ने खरीद लिए, अगर मिनिमम 90% लोगों ने खरीदा है तो ही कंपनी उसको शेयर होल्डर बनाएगी, वरना नहीं बनाएगी उसकी, वरना सबके पैसे वापसी कर देगी जो उन्होंने अप्लाई करने में दिए थे, ठीक है ना। मतलब इस केस में आप जा सको 5 लाख शेयर इशू करें, इसका 90% कितना होता है? 4.5 लाख। 4.5 लाख शेयर अगर कंपनी में किसी ने अप्लाई नहीं किए लोगों ने, तो कंपनी को सारा पैसा जो लोगों ने अप्लाई किया था, अप्लाई करने में दिया था, वो सब लौटाना पड़ेगा सबको,
ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखो सिर्फ 2 लाख लोगों ने अप्लाई किया, सब्सक्राइब किया, इसका मतलब 4.5 लाख तो आए नहीं सब्सक्रिप्शन, तो कंपनी को पैसा सारा वापस लौटा देना होगा। तो इसलिए इसे बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि कंपनी में मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है 90%। तो अगर 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कंपनी को पैसा लौटा देना होगा। समझ आ रही है बात। और जितना लोगों ने अब सब्सक्राइब कर लिया, मान लो 90% कर लिया मिनिमम, ठीक है। अब केस मान लेते सीधा, यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी है। मान लेते हैं कि भाई अब 90% मिनिमम लोगों ने अप्लाई कर लिया, 4.5 लाख क्या 4,80,000 लोगों ने अप्लाई कर लिया, ठीक है। शेयर सब्सक्राइब कर लिए। अब जो शेयर सब्सक्राइब कर लिए, जो कंपनी में पैसा आ गया, शेयर सब्सक्राइब कर लिए, उसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल पहले ऑथराइज कैपिटल होती है, ऑथराइज के बाद इशूड, फिर सब्सक्राइब्ड। जी हाँ, ऑथराइज से इशू बनेगी, इशू से सब्सक्राइब बनेगी। सब्सक्राइब में भी कुछ लोग ऐसा होगा, अब कुछ लोग तो सब लोगों ने अप्लाई तो कर लिया, लेकिन क्या एकदम से शेयर होल्डर बन जाते हैं कंपनी में। ध्यान से देखो, जैसे कि आप कॉलेज में जाते हो, आपने पहले अप्लाई किया, ठीक है। अप्लाई करने में कुछ फीस दी, कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती है, ठीक है। आपने कोई एंटर एग्जाम की अप्लाई करते हो तो उसमें फ़ीस होती है, कहीं पे होती है, कहीं पे नहीं होती है। लेकिन अप्लाई जो किया, जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो फीस नहीं होती, क्या फ्री में अप्लाई होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस होती है, ऐसे ही इस कंपनी में अप्लाई करोगे फीस होती है। लेकिन उसके बाद आप एकदम से शेयर होल्डर नहीं बन जाओगे कंपनी के। कंपनी कभी भी एक शेयर को जो पैसा होता है, मान लो कंपनी को क्या करना है, आपने कंपनी के शेयर खरीदे और एक शेयर 10 रुपये का है, तो कंपनी कभी भी 10 रुपये एक साथ नहीं मंगाती आपसे, वो इंस्टॉलमेंट्स में मंगाती है, टुकड़ों में मंगाएगी। जैसे आप कंपनी के, जैसे आप कॉलेज में जाओगे या स्कूल में भी होते हैं, तो उसमें आप एकदम से पूरे साल की फीस नहीं दे दोगे, इंस्टॉलमेंट दोगे, महीने वाइज दोगे, है ना। पहले स्कूल में आओगे, अप्लाई करोगे, फिर महीने महीने हर महीने फ़ीस देते रहोगे। ये थोड़ी है कि पूरे साल की फ़ीस एक साथ दे दोगे। ऐसे ही यहाँ पर भी होता है कि आप अप्लाई करोगे, उसके बाद अप्लाई के आपने मान लो कंपनी ने कहा कि 10 रुपये की जगह 10 रुपये का आपको एक शेयर पे देना ना, 2 रुपये तो आप अप्लाई करने के टाइम पे दे दो, बाकी बचा आपको हम शेयर होल्डर जब बनाएंगे उस समय आप हमें 4 रुपये दे देना। और जब वो शेयर होल्डर बनाएंगे उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। जब आपको शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे, पहले तो आपने खरीदे, तो जब आपको अलॉट कर दिए जाएंगे यानी कि आप शेयर होल्डर बन गए हो, तो शेयर होल्डर जब बन गए हो तो अलॉटमेंट कर दी, तो उस समय कंपनी वो शेयर का पैसा मंगा लेगी, सारा नहीं मंगाएगी, फिर भी कुछ पैसा बचा के रखेगी, बाकी पैसा कहेगी कि कंपनी चलो कहेगी अब आप इंस्टॉलमेंट देते रहना, पहले अप्लाई करो, फिर आपको अलॉटमेंट के टाइम पे देना है, फिर आपको धीरे धीरे, जैसे हम बोलते हैं ना इंस्टॉलमेंट देते रहना, कंपनी बोलते हैं कॉल बोलते हैं कि आप फर्स्ट कॉल, जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, कंपनी वहाँ कंपनी की लैंग्वेज में बोलते हैं फर्स्ट कॉल, कि पहली बार जब आपको कॉल करूँगा तब आप देना ना, मान लो 2 रुपये, फिर जो बचा पैसा कितना आ चुका है, 6 रुपये यहाँ आ चुका है, 2 रुपये आ चुका है और 2 रुपये बच गया, फिर जो बचा पैसा वो आप आखिरी इंस्टॉलमेंट पे दे देना है, सेकंड एंड फाइनल कॉल, आखिरी सेकंड और आखिरी कॉल पे दे देना। इस तरीके से कंपनी मंगाती है पैसा अपना। कंपनी कभी भी एक साथ पैसा नहीं मंगाती, वो टुकड़ों में मंगाती है। कुछ पहले पैसा आपको देना पड़ता है अप्लाई करने के टाइम पे, एप्लीकेशन के टाइम पे, फिर आपको देना पड़ता है जब आपको शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे, फिर जो बच जाता है वो आप कंपनी कॉल में मंगाती है, जैसे हम इंस्टॉलमेंट बोलते हैं वहाँ बोलते हैं कॉल में मंगाती है, फर्स्ट कॉल सेकंड थर्ड भी हो सकती है, इस तरह से मंगाती है कंपनी। तो एक शेयर पे 10 रुपये जो है वो ऐसा मिलता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि एक साथ अगर कंपनी को पैसा देना होगा ना तो बहुत सारे लोग नहीं दे पाते, छोड़ के भाग जाते हैं या देते ही नहीं है। जब आपको पैसा सिर्फ 2 रुपये देना है ना तो बहुत सारे लोग उसी टाइम दे देते हैं और कंपनी पे पैसा आता रहता है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं शेयर खरीदते हैं, अगर एक साथ 10 रुपये देना पड़ जाए ना वो कई बार देते नहीं है, वो छोड़ के भाग जाते हैं, कंपनी को कहते हैं रिफ़ंड कर दो। इसीलिए सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है कंपनी को फिर। इसलिए कंपनी अगर 2 रुपये मिल जाएगा कंपनी को बहुत सारे लोगों से, तो कंपनी में कम से कम पैसा आता रहेगा।
भले ही एक साथ नहीं आएगा, लेकिन 2-2 रुपये करके बहुत सारे लोग दे देंगे। फिर 4 पे आएगा, फिर 2 रुपये आएगा, फिर 2 रुपये आएगा। ऐसा करते करते कंपनी पे धीरे धीरे पैसा आता रहेगा और शेयर होल्डर भी खुश रहेगा कि भाई मुझे ज़्यादा देना पड़ रहा। लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंपनी को पैसा देते नहीं हैं, लटका के रखते हैं कंपनी को, है ना। मान लो 6 रुपये दे दिया, 2 रुपये मैं दे नहीं रहा, और दे नहीं रहा, बाद में कंपनी को उसको निकालना पड़ता है। तो इसलिए जब कंपनी में लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, कुछ लोग उसमें से बहुत सारे लोग सारे पैसा दे देते हैं, कुछ लोग नहीं देते। तो इसमें ये भी 2 तरह की कैपिटल होती है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। मतलब जितना लोगों ने सब्सक्राइब किया पूरा पैसा दे दिया, 10 का 10 रुपये दे दिया। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पूरा देते नहीं है, तो उसको हम अलग कर देते हैं, दूसरी कैपिटल बोलते हैं उसे। सब्सक्राइब तो किया उन्होंने, बट नॉट फुली पेड अप। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल 2 तरीके की होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। कुछ लोगों ने सब्सक्राइब किया तो 10 के 10 रुपये दिए, कुछ लोगों ने 10 नहीं दिए, 8 रुपये दिए, तो उसको अलग कर दिया। तो उनको अलग कैपिटल में डाल देंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब फुली पेड अप में जिन्होंने अप्लाई तो किया और सारा पैसा दिया, ये कैपिटल होती है। ठीक है, समझ आ रही बात? बहुत बढ़िया। एक कैपिटल और बता देता हूँ, और क्या होती है, जैसे कि उसको बोलते हैं कोल्ड अप कैपिटल। ये बेसिक बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे वाले जो मैं वीडियोस में क्वेश्चंस करवाऊंगा वो बार बार ये टर्म आएगी बार बार, वो आपको समझ आनी चाहिए। कोल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी कितनी कोल्ड अप कर रही है। कई बार 10 रुपये कंपनी इशू करे, 10 रुपये का शेयर है, लेकिन 10 के 10 नहीं मंगाती। कंपनी कहती है कि भाई 10 की जगह मैं तो 8 रुपये मंगा रही हूँ आपसे, 8 रुपये दे तो बहुत है, बाकी 2 रुपये फिर कभी मंगा लेंगे आपसे। तो जब कंपनी 10 की जगह कहती है कि भाई आप 8 रुपये ही दे दो, जब कंपनी 8 रुपये दे दो, तो कोल्ड अप कितनी कर रही है? 8 रुपये। और अनकोल्ड अप कितनी है? 2 रुपये। तो जितनी कोल्ड अप करी उसको बोलते हैं कोल्ड अप कैपिटल, कि 8 रुपये के हिसाब से जो पैसा आएगा वो कोल्ड अप कैपिटल बोलूँगा। एक्चुअल में आप देखो वही सब्सक्राइब कैपिटल बन जाएगी, क्योंकि सब्सक्राइब भी लोग फिर 8 रुपये ही टोटल करेंगे। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप, ये सब है। हालांकि जो कोल्ड अप कैपिटल होती है वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में ही जाएगी। फिर सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप वाला ये वर्ड इस्तेमाल करूँगा ही नहीं मैं, ठीक है। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप तब इस्तेमाल करते हैं वर्ड जब 10 के 10 रुपये पूरे आ रहे। अगर 10 रुपये पूरे नहीं आ रहे कंपनी पे, चाहे वो दूसरा बंदा नहीं दे रहा जिसने अप्लाई किया, या तो वो 10 रुपये पूरे नहीं दे रहा, या फिर कंपनी ही 10 रुपये पूरे नहीं मंगा रही, तो वो फिर सारा का सारा पैसा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में लिखूँगा। और जितना पैसा कंपनी ने मंगाया 8 रुपये, तो वो 8 रुपये जो कोल्ड अप करिए वो कोल्ड अप कैपिटल बोलूँगा, और वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में लिखूँगा, क्योंकि पूरा पैसा कंपनी में नहीं आ रहा, चाहे खुद नहीं मंगा रही है वो, फिर भी वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में लिखूँगा। और जो पैसा नहीं मंगा रही 2 रुपये के हिसाब से, वो अनकोल्ड अप कैपिटल में लिख दूँगा। समझ रहे हो बात को? इस तरह से होता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में अच्छे से आपको समझ में आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। अगली वीडियो में मैं आपकी बात करूँगा ये जनरल एंट्रीज़ की। जब कंपनी पैसा मंगाती है तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है। तो आज की वीडियो के लिए तब तक मिलते हैं अगली वीडियो। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।